हेलो मेरे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 3 यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना और चैप्टर नंबर 4 यानी कि औद्योगिकरण का युग। इन दोनों चैप्टर के टॉप 7 यानी कि 7 सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज हम लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है भैया तो चैनल पे जाओ, वहां पे वीडियो मिल जाएगा। क्या कर रहे हो भैया, टॉपर बनना है कि नहीं बनना है? तो आज हम क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जो 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है ना, उनको आंसर के साथ पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं। और अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो 2026 बोर्ड में 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भैया आप लोग बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है ना, उसको आप ही लोग तो आगे बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे एक एक मेंबर हमारी फैमिली में जुड़ेंगे और हम धीरे धीरे 1000 फैमिली तक पहुंचेंगे, फिर 10,000, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो चैप्टर है, ये उसका क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो 1929 में एक महामंदी हुई, आर्थिक महामंदी हुई, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी का मतलब भैया सारी चीजें सस्ती हो गई। ठीक है, महामंदी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है महामंदी कब हुआ, तो 1929 में। ठीक है, तो आखिर प्रभाव क्या पड़ा, देखो ध्यान से समझना। सोशल साइंस में चीजों को समझो, केवल याद नहीं करना, समझो। देखो 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। जो भारतीय व्यापार है ना, उसको महामंदी ने काफी ज्यादा प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। यानी कि 1928 से लेकर 1934 के बीच जो हमारे भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात है ना, वो आधे रह गए। चीजें आधी बाहर जा रही थी, आधी अंदर आ रही थी। ठीक है, पहले की अपेक्षा 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। मतलब अगर गेहूं की कीमत 50 रुपया है ना, तो बताओ 1928 से 1934 में वो 25 रुपए की हो गई। मतलब 50% गिर गई, यानी कि सस्ती हो गई। ठीक है, आगे देखो, शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। भैया जो लोग शहर में रहते हैं वो खेती होती ज्यादा नहीं करते, वो फसल उगाते नहीं है, फसल को खरीदते हैं। ठीक है, तो खरीदेंगे तो उनका फायदा होगा क्योंकि आधा हो गया है। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, जो उसको मेहनत करके उगाए हैं ना, उनको काफी नुकसान हुआ। जो काश्तकार हैं, जो इकट्ठा करके बेचते थे ना, उनको काफी नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। और सरकार लगान उतना ही ले रही थी भैया, और जो फसल का दाम है वो गिर गया था। ठीक है, सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। यानी कि जो लोग ना विश्व बाजार में बेचते थे फसल को, उनको सबसे ज्यादा मार पड़ी। मतलब मार नहीं पड़ी, उनको सबसे ज्यादा घाटा हुआ। आगे देखो, टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। ठीक है, और इसी कारण से भारत जो है वो कीमती धातु जैसे सोने का निर्यात करने लगा। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लो भाई। अरे अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इससे इजी कोई नहीं बताएगा। अभी आगे भी ये देख लो थोड़ा सा।
1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जो ग्रामीण गांव वाले लोग हैं ना, वो बहुत टेंशन में थे भाई, ठीक है। ये मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही, मतलब जो शहर के लोग हैं ना, उनके लिए ज्यादा दुखदाई नहीं थी, क्योंकि वो फसल उगाते ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा। आगे देखो, कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, मतलब जिनका इनकम सोर्स निश्चित है ना, उनकी हालत में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हमारे किसान भाई, काश्तकार, इन सबको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भैया, पहला क्वेश्चन हो चुका है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि आप समझिए और समझते भी होंगे भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है भैया? ब्रेटन वुड्स समझौता, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा, लिख लो, लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, सारे स्पेशल वाले लाया हूं भैया, ठीक है। पढ़ोगे टॉपर बनोगे आप ही लोग, ठीक, हमारा काम है पढ़ाना। चलो दूसरा क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? देखो, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। मतलब युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। मतलब हुआ क्या? देखो, इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित एक शहर है न्यू हैम्पशर, उसमें एक स्थान है ब्रेटन वुड्स, वहां पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से हम इसी को जानते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखना भाई, यहां से यहां तक जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो, ब्रेटन वुड्स समझौते देखो नीचे, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। मतलब सदस्य देश जो थे, उनके विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन भी किया गया, ठीक है। आगे देख लो बच्चों, अब स्क्रीनशॉट लेने का तो मैं मौका दूंगा ही। चलो आगे देखो। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स दिन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कुछ खास था नहीं तो मैंने बता दिया। चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंदी हुई थी ना, चीजों के दाम घट रहे थे, उसका कारण क्या है? आखिर ये हुई क्यों 1929 की महामंदी? देखो, 5 कारण मैं आपको बता देता हूं। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। मतलब औद्योगिक क्रांति के कारण ना, अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर खुद उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया, ठीक है। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ही नहीं रहा। अब चूंकि वो खुद उत्पादन करने लगे तो भारत से क्यों खरीदेंगे? अब भारत के लोग अपना सामान लेकर बैठे हैं भाई, क्या करेंगे? या तो वो सस्ता बेचेंगे, और सस्ता बेचे वही महामंदी है, ठीक है। दूसरा देखो, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। मतलब कृषि के क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन होने के कारण ना, फसलों के ज्यादा उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। किसानों ने क्या किया? अपना आय बढ़ाने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए ना, वो ज्यादा उत्पादन करने लगे फसलों का। अब भैया ज्यादा उत्पादन होगा तो कीमत और गिरेगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। अब चूंकि खरीदार ही नहीं थे तो कृषि की जो उपज है ना, जो फसल है, वो भैया धीरे धीरे सड़ने लगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कारण, तीसरा कारण देख लो।
संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। मतलब महामंदी से पहले ना बहुत से देश थे जो दूसरे देशों से, जो अमेरिका से कर्ज लेकर अपना खर्चा चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेश में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। जो देश अमेरिका पर निर्भर थे ना, अमेरिका के कर्जे पर निर्भर थे, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ महामंदी से। चौथा, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। ठीक है, यह रीजन है चौथा कारण महामंदी का। पांचवा कारण देख लो, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयर की कीमत में गिरावट आ गई। शेयर मार्केट जानते हो, शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। आपने मेहता जी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अब कौन, क्या नाम था उनका, भूल गए, तारक मेहता तो है नहीं, ठीक है। हाँ चलो जो भी हो, तो शेयर मार्केट एक होता है ना जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, या ट्रेडिंग व्रेडिंग आप सुने होंगे भाई, ठीक है। तो अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का भी दिवाला निकल गया। बस भाई दोनों का स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका ले लो और अब इसका ले लो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है बच्चा पार्टी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन। ओम स्वाहा, खुल जा भाई। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, एक एक क्वेश्चन समझो। अभी हम तीसरे चैप्टर के ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखो चौथा, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, भारत का उत्पादन कैसे बढ़ा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहला, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। मतलब जो ब्रिटिश के कारखाने थे ना, वो सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे कि युद्ध के लिए कुछ बनाया जाए, वो उसमें व्यस्त थे। इधर भारत ने फायदा उठा लिया। देखो इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया, क्योंकि जो भैया विदेशी बाजार थे ना, वो लोग जो विदेशी कारखाने थे वो अलग व्यस्त थे युद्ध का सामान बनाने में। अब भारत का जो व्यापार है ना वो बढ़ने लगा, ठीक है। दूसरा, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा अनेक अन्य सामान बनने लगे। ये सब भी बनने लगा भैया, ठीक है। अब ये सब बनने लगा तो भारत का व्यापार बढ़ने लगा धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है, क्योंकि जो विदेशी कारखाने थे वो सेना में व्यस्त थे। तीसरा, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, अनेक नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूर को भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी काया पलट हो गई। मतलब उनके सैलरी में बढ़ोतरी हुई, उनकी काया पलट हो गई, ठीक है। चौथा देखो, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीजों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला, ठीक है। अब पांचवा देखो, इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ठीक है। पांचवा देखो ध्यान से, छपी हुई किताबों की शुरुआत कहां हुई तथा ये कैसे छापी जाती थी। अब ये हमारे चैप्टर 4 का शायद क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का युग, ठीक है, क्योंकि उद्योग का युग है भैया ये। तो छपी हुई किताब की शुरुआत कहां हुई। हो सकता है चौथा क्वेश्चन भी उसी चैप्टर का हो, आप लोग मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। चलो, तो छपी हुई किताबों की शुरुआत कहां से हुई तथा ये कैसे छापी जाती थी भैया, इसको हम पढ़ेंगे। ये देखो, ये इतना ही है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा देखो, मुद्रण संस्कृति का आशय किताबों की छपाई के प्रारंभ से है।
पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक से के साथ आई। छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन से हुई, मतलब छपी हुई किताबों की जो स्टार्टिंग है ना भैया चाइना से हुई। चाइना आगे देखो, तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी थी। बताओ 594 ईस्वी में ही। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलाई बनाई जाती थी। बहुत पहले की बात है, ठीक है। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। बस इतना लिख देना भाई, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना लिखना। चलो छठवां क्वेश्चन देख लो। गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया? गुटेनबर्ग ने किस तरह से मुद्रण में अपना योगदान दिया? चलो समझते हैं भैया। तो देखो, गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। गुटेनबर्ग जो है ना एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी का बेटा था। वो खेती की एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा था। गुटेनबर्ग का मुद्रण के विकास में बड़ा योगदान है। गुटेनबर्ग का जो है ना मुद्रण के विकास में, यानी कि छपाई के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उसने पत्थर पॉलिश करने, शीशे को विभिन्न आकारों में ढालने तथा सुनार का काम सीखा और अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक नई व तेज गति से छापने वाली पहली प्रिंटिंग मशीन, जिसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से भी जाना गया, के लिए किया। ठीक है, मतलब इन्होंने ही पहली मशीन, प्रिंटिंग मशीन जो है बनाई। ठीक है, आगे देखो, उसकी ये प्रेस ही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों को इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था, मतलब वो एक साइड में 250 पन्ने लगभग छाप सकता था। बस यही टिप्पणी लिखना है भैया। गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया, यही उठाकर लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 7वां क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम लोग आ जाते हैं भाई। हमारा ये चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको भी खुल जाने दीजिए, देखते हैं है कि नहीं है। हाँ शायद है। चलो 7वां, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? बताओ, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो देखो, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो निम्नलिखित है। देखो, सबसे पहला, बहुत से समाज व धर्म सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना आई। ठीक है, इससे भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। दूसरा, जातिवाद, महिला शोषण व मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखा गया, इससे जनमानस में अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद मिली। तीसरा, 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर व कार्टून छपने लगे भाई। मुद्रण जो है ना, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में ये सब मदद की है, एक एक करके लिख देना। ठीक है। चौथा, कुछ ने शिक्षित भारतीयों की पश्चिमी पोशाकों और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया। पांचवा, राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रण का व्यापक सहारा लिया। छठवां, खुलेआम व चोरी छिपे राष्ट्रवादी विचार व लेख प्रकाशित होने लगे, जिन्हें आम जनता तक पहुंचाना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो ये सब भैया स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे है कि नहीं है वो भी देखेंगे, तो आगे भी शायद होगा मेरे हिसाब से। ये देखो 7 नंबर, अंधविश्वासों, सामाजिक समस्याओं के साथ साथ विदेश राज्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे तथा भारत की जनता की गरीबी व परेशानियों तथा पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सत्ता को कोसा जाने लगा। इस तरह मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में व्यापक भूमिका निभाई। 6 रीजन मैंने आपको बता दिए और यही हमारा लास्ट पेज है भाई, यही वाला। ठीक है, समझ में आ गया? चैप्टर 4 के भी लघुत्तरीय प्रश्न समझ में आ गए। चैप्टर 5 पे चलें। अरे भैया, आज हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे थे। 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, मैंने सबको बताया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।